हेलो गाइस, वेलकम अगेन। जैसा कि आप देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आरएस मेंस की जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक एक हम कवर कर रहे हैं। आरएस प्रीलिम्स तो नवंबर में है, बट हम मेंस के अकॉर्डिंग पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो हम इंडियन पॉलिटिक्स का दो क्लासेज ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए। आज थर्ड डे है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट के बारे में, जहाँ से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में भी उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे कर कर धीरे धीरे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे मेंस के सारे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा पार्ट 5 है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। मतलब जो हमारा पार्ट 5 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक जो प्रोविजंस है वो रिलेटेड है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पोर्शन है जो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में आते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट होता है और वो फर्स्ट सिटीजन है इंडिया का। एक्ट एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ नेशन। तो ये तो प्रेसिडेंट के बारे में था। इसका इलेक्शन के बारे में देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है, बजाय जो उसका इलेक्टर कॉलेज में जो इसके मेंबर्स होते हैं वो उसको इलेक्ट करते हैं। अब इसके मेंबर ऑफ जो इलेक्टोरल कॉलेज में जो मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो एमपीज़ होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ओनली इलेक्टेड एमपीज़ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें राज्यसभा आ जाएगा आपका और लोकसभा, दोनों के जो एमपीज़ हैं इलेक्टेड वो इसके इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे आपके, वो भी इसके इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होता है। इसके बाद जो थर्ड है वो है दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबलीज हैं। दिल्ली और पुडुचेरी एक यूटी है, तो इन दोनों यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उनके इलेक्टेड मेंबर भी इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं स्टेट असेंबलीज के। इसके अलावा जो स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होते हैं जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर होता है, यहाँ पे असेंबली और काउंसिल दोनों होता है, उसके जो मेंबर्स उसके दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। और पुडुचेरी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं असेंबली के वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन तो पार्टिसिपेट करता है, कौन इलेक्शन में उसके पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो पार्टिसिपेशन करने वालों में इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे दोनों हाउस पार्लियामेंट के, और स्टेट की जो असेंबलीज़ हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी की जो असेंबलीज़ है उनके इलेक्टेड मेंबर। उसके अलावा ऐसे कौन लोग हैं जो उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं? वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, साथ में नॉमिनेटेड मेंबर जो स्टेट असेंबलीज़ में, और स्टेट जहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं, ऐसे 6 स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है असेंबली और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो असेंबली के तो नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि काउंसिल के दोनों इलेक्टेड हो या चाहे नॉमिनेटेड हो वो दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो पुडुचेरी की असेंबली है वो उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये तो हो गया इलेक्शन के बारे में। इसके बाद जब अभी रिसेंटली 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 104, उसमें क्या कर दिया, जो प्रोविजंस थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो नॉमिनेशन होता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये प्रोविज़न स्टार्ट हुआ 25 जनवरी 2020 से। जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हुआ करते थे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो इस अमेंडमेंट के बाद डिसकंटिन्यू कर दिए गए। इसके बाद क्या है,
Where an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in the presidential election. असेंबली आपकी कोई किसी स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या मेंबर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं, तो उसके बाद वो मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं. इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू बी डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. असेंबली डिसॉल्व हो गई और अभी उसके फ्रेश इलेक्शन अभी तक हुए नहीं है, फिर भी जो उसके मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज वो डिस्क्वालीफाइड हैं. तो ये उसका इलेक्शन में कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर प्रीलिम्स में. इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज पेरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बना के रखा है कि हर स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसका जो स्केल है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, उसकी रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक प्रॉपर दिखे, यूनिफॉर्म दिखे. तो इसके लिए दो चीज़ें हैं. सबसे पहले जो स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज हैं उनकी वोट वैल्यू चेक करते हैं. उसकी वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका एक फार्मूला है. वो फार्मूला आपको याद रखना है, मेंस में पूछे जाते हैं अक्सर. उस फार्मूले के तहत स्टेट की जो पॉपुलेशन है, सबसे पहले आप स्टेट की पॉपुलेशन को पकड़िए, उसको डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली. जो भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके टोटल कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से. तो ये आपका एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी. फिर क्या है, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ 2001 में, तो वहाँ पे जब पॉपुलेशन का मतलब रखा गया कि पॉपुलेशन 1971 सेंसस में जो पॉपुलेशन निकल कर आई थी उसी पॉपुलेशन को रखा गया जब तक कि 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं आ जाता. इसका मतलब क्या है कि 2026 तक 1971 के सेंसस का डेटा ही एज ए पॉपुलेशन इसमें वोट वैल्यू के लिए रखा गया. तो अभी 2026 चल रहा है, 2026 के बाद जो भी पहला सेंसस आएगा तो उस सेंसस का डेटा 1971 के डेटा से रिप्लेस कर दिया जाएगा. ये मेंशन किया था 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001. तो आपको याद रखना है कि स्टेट की जो पॉपुलेशन लेनी है वोट वैल्यू में, वो पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन आया था उसको लेनी है. कब तक लेनी है, जब तक 2026 के बाद पहला सेंसस नहीं हो जाता. ये तो हो गया वोट वैल्यू ऑफ एमएलए का. इसके बाद आप निकालेंगे वोट वैल्यू एक एमपी का. एमपी का वोट वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट. सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो एमएलएज का वोट वैल्यू है उसका टोटल कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जो इलेक्टेड एमपीज़ हैं टोटल नंबर्स उसको डिवाइड कर दीजिए टोटल वैल्यू ऑफ जो सारे एमएलएज का जो वोट वैल्यू है उसको ऐड करके. ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया, इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कौन कौन उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. फिर हमने पढ़ा कि जो पार्टिसिपेट करेंगे उसका एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वोट वैल्यू वाला कंसेप्ट लाया गया कि सभी स्टेट्स को यूनिफॉर्मिटी दिखाई जा सके. तो जो वोट वैल्यू है वो हमने एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली और एक एमपी की भी वोट वैल्यू का फॉर्मूला देखा. अब इसके बाद आ जाएंगे मेथड. इलेक्शन के मेथड क्या हैं. प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट सिस्टम। और जो वोटिंग की जाती है वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू की जाती है। इसमें क्या होता है, अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट। प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए जो भी कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा विनर, या इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाएगा, उसको एक फिक्स्ड कोटा या फिक्स्ड वोट्स उसको मिलने चाहिए। तो वो जो कोटा है उसका एक फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड पोल्ड, कितने वैलिड वोट गिरे हैं टोटल, उसको डिवाइड कर दीजिए 1+1 से, और फिर दोनों को मर्ज कर दिया ऐड लास्ट में 1 से। तो ये इसका फॉर्मूला है, जो एक फिक्स्ड कोटा अचीव करना है किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने के लिए। अगर मान लीजिए ईच मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर। इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी एक मेंबर है जो वोट देने जाएगा उसको एक ही बैलेट पेपर दिया जाएगा। उस बैलेट पेपर पर वो अपनी प्रेफरेंस दर्ज करेगा। याद रखना, इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको एक कैंडिडेट नहीं चुनना होता है, आपको प्रेफरेंस रखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट हैं टोटल जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए ABCD, ये 4 लोग खड़े हुए हैं, तो उनको आपको एक कैंडिडेट वोट देने जाएगा, उसको अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। फर्स्ट नंबर पे वो A को रखना चाहता है, सेकंड पे वो C को रखना चाहता है, थर्ड पे वो D को, और फोर्थ पे B को। तो इस अकॉर्डेंस में उसको बैलेट पेपर पर अपनी प्रेफरेंस दर्ज करनी पड़ती है। अब इस प्रेफरेंस के बाद में, इस प्रेफरेंस के बेस पे जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तब क्या किया जाता है, पहले फर्स्ट प्रेफरेंस वाले सारे वोट काउंट किए जाते हैं। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के टाइम ही किसी कैंडिडेट को जो फिक्स्ड कोटा है, फिक्स कोटा के वोट्स मिल जाते हैं, वो सिक्योर कर लेता है रिक्वायर्ड कोटा, तो उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पे। अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस के बेस पे कोई जो रिक्वायर्ड कोटा है उसको अचीव नहीं कर पाता है, मान लीजिए कि 50 का एक रिक्वायर्ड कोटा है कि 50 आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी, लेकिन मान लीजिए 45 फर्स्ट प्रेफरेंस मिली, 5 से नहीं मिली, तो उसके अलावा उसके बाद क्या होता है कि जो लीस्ट कैंडिडेट्स है जिनको फोर्थ प्रेफरेंस मिली है, उनके जो वोट थे वो जो उनसे अपर वाली प्रेफरेंस है या बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें उनका वोट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। 4 लोग मान लीजिए, 4 लोग कैंडिडेट है, D को मान लीजिए फोर्थ प्रेफरेंस मिली है 10 वोट्स में या 20 वोट्स में, तो इसके जो वोट्स हैं वो बाकी 3 में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो उसके बेस पे प्रेफरेंस चेंज हो जाती है, और जो कैंडिडेट रिक्वायर्ड कोटा अचीव करता है उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। ये जब तक चलता है जब तक जो रिक्वायर्ड कोटा है वो अचीव ना कर ले। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रेफरेंस बेस्ड कैसे सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, बैलेट पेपर पर जो इलेक्शन होता है। तो ये मेंस में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्टोरल कोटा ये अभी तक कभी पूछा नहीं, लेकिन आपको UPSC में पूछा हुआ है इलेक्टोरल कोटा के बारे में। इसके बाद आता है इलेक्शन के रिगार्डिंग अगर डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिसाइडेड करेंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स कनेक्टेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स इंक्वायरी और डिसीजन वो लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वही फाइनल होगा। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिगार्डिंग जो भी इंक्वायरी है या जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट लेगा और वही फाइनल होंगे। द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज ए प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट द इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कि जो आपका इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें वैकेंसीज़ हैं, उसमें मेंबर्स नहीं है। कई बार क्या होता है कि जितना आपको इलेक्टोरल कॉलेज चाहिए उस टाइम पे उतने मेंबर्स नहीं अवेलेबल होते हैं, उस टाइम वैकेंसीज होती है। जैसे राज्यसभा के MP का इलेक्शन नहीं होता है,
राज्यसभा की सीट्स प्रॉपर नहीं भर पाती हैं, तो उन वैकेंसीज़ के बेस पे आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। ये ग्राउंड याद रखना है। यही प्रीलिम्स में अटकाए जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। तो ये लैंग्वेज आपको याद रखनी है कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स नहीं है, उसमें वैकेंसीज है, वो इनकम्प्लीट है, तो उसके बेस पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इफ़ द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, उसको यथावत स्थिति में वापस भेज दिया, तो उस पीरियड में जो प्रेसिडेंट्स ने अपने कुछ एक्शन लिए थे, कुछ प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहकर कुछ एक्ट किए थे, तो वो वैलिड रहेंगे। भले ही उसका इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड कर दिया, लेकिन उस पीरियड में जो उसने एक्शन लिए, जो भी वर्क किया, वो उसके वैलिड रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो ये तो इलेक्शन रिगार्डिंग डिस्प्यूट जो थे वो हमने देखे। अभी एक जनरल कंसेप्शन है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट क्यों लिया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन चूज किया रादर देन डायरेक्ट इलेक्शन बिकॉज ऑफ कुछ रीजन्स हैं। पहला रीज़न हम देखते हैं, कंसिस्टेंसी विद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कि उनका मेन मोटिव तक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज इन हार्मोनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एनवाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मेंशन किया गया। इस सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट जो होता है वो ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, जबकि रियल पावर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्टेड है, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये पार्लियामेंट सिस्टम का जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली रखा गया। देयरफॉर इट वुड हैव बीन anomalous to elect the president directly by the people while not giving him real executive power। जब पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा मेंशन किया गया कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल हेड होगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा, जबकि सारी जो रियल पावर्स हैं वो हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जिसको हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया जाता, तो जब डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो उसको भी रियल पावर्स देनी चाहिए, जबकि उसका मेंशन है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो उसको रियल एग्जीक्यूटिव बनाना चाहिए था। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन ही मस्ट है। नेक्स्ट जो रीजन देते हैं कॉस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी को लेकर, डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो वेरी कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ द वास्ट साइज ऑफ इलेक्टोरेट। दिस वॉज कंसिडर अननेसेसरी सिंस द प्रेसिडेंट इज ओनली ए सिम्बॉलिक हेड। तो डायरेक्ट इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज एक वेरी कॉस्टली हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग लेता है और एनर्जी कंज्यूमिंग ऑल्सो। थर्ड जो रीज़न है वो देते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। प्रेसिडेंट जो है वो फेडरल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है बोथ यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। तो फेडरल बैलेंस को लेकर भी उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सम मेंबर्स सजेस्टेड दैट प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड ओनली बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कुछ मेंबर्स ने सजेस्ट किया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही होना चाहिए था। दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बिकॉज पार्लियामेंट जो डोमिनेटेड है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से माइट इलेक्ट ए कैंडिडेट हु वुड नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द स्टेट्स। मान लीजिए किसी टाइम पर, जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट पार्लियामेंट में मेजोरिटी लीड है, मोस्टली डोमिनेटेड है। अगर पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो बीजेपी का ही कैंडिडेट वहाँ पे विनिंग कंडीशन में होता है। तो ये कंडीशंस जनरेट ना हो, स्टेट्स की भी एक रिप्रेजेंटेशन बनी रहे, उसके लिए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली रखा गया। द प्रेजेंट सिस्टम मेक्स द प्रेसिडेंट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो ये तो हो गया उसके इनडायरेक्ट इलेक्शन को लेकर। अब ये एक समरी है, प्रेसिडेंट 1952 से लेकर 2022 तक के जो प्रेसिडेंट्स रहे हमारे, उनके बारे में ऊपर से देख लेते हैं। 1952 में सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद जो सेकंड प्रेसिडेंट भी राजेंद्र प्रसाद रहे। 1962 में थर्ड प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 69 में वी गिरी, 74 में फ़खरुद्दीन अली अहमद, 77 में एन संजीवा रेड्डी, 1982 में ज्ञानी जैल सिंह, 87 में आर वेंकटरमन, 1992 का जब पीरियड था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1997 में के आर नारायण, 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 2007 में प्रतिभा पाटिल, 12 में प्रणब मुखर्जी, 2017 में रामनाथ कोविंद और जो करंटली 2022 में अपॉइंटेड हैं द्रौपदी मुर्मू। तो ये प्रेसिडेंट का लिस्ट है 1952 से लेकर अभी तक का। इसके बाद प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस, उनके ओथ्स और उनकी कंडीशंस को लेकर। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है वो आपको याद रखनी है। मेंस पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में सीधे सीधे पूछा जाता है, अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट शुड फुलफिल फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशंस है? सबसे पहले ही और सी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये होगा। दूसरा, ही और सी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 साल एज भी उसको कंप्लीट होनी चाहिए। ही और सी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर का जो इलेक्शन है उसकी जो क्वालिफिकेशंस है वो भी उसको कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही सी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो होल्ड नहीं करता है, वो उस पर काम नहीं कर रहा हो। तो ये कुछ 4 कंडीशंस हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्वालिफिकेशंस है। इसके बाद, अ सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर ऑफ यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैंस क्वालिफाइड एज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। हमने पढ़ा कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है यूनियन गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो दायरा है उसका जो एरिया है उसके अंदर स्वयं सिटिंग प्रेसिडेंट नहीं आते, यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी उसमें नहीं आते हैं, स्टेट्स के गवर्नर नहीं आते हैं उसमें, और यूनियन जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है, बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव्स हैं और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ सकते हैं उस पोस्ट पर रहते हुए भी। तो आपको याद रखना है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये सब पोस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं है। फर्दर उसके बाद है द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए आप नॉमिनेशन करना पड़ेगा, तो उस नॉमिनेशन के लिए क्या करना है, प्रेसिडेंट ऑफिस के नॉमिनेशन के लिए मस्ट बी सब्सक्राइब्ड एटलीस्ट 50 इलेक्टोरल एज प्रपोजर एंड 50 इलेक्टोरस एज सेकेंडर्स। प्रपोजर्स और सेकेंडर्स में क्या डिफरेंस है? प्रपोजर्स जो है किसी, मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा के हाउस से प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट का प्रपोज किया गया, कोई कैंडिडेट प्रपोज किया गया, मान लीजिए लोकसभा से उसको प्रपोज किया गया, तो लोकसभा से उसको 50 मेंबर्स का उस पर साइन होना चाहिए नॉमिनेशन पर। फिर जो दूसरा हाउस बचता है उसको बोलेंगे हम सेकेंडर्स, वहाँ से भी 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए। ये सिमिलर है, अगर राज्यसभा से होगा तो वो प्रपोजर होगा, उस केस में लोकसभा सेकेंडर्स हो जाएगा। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना है इलेक्शन के लिए। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फॉरफिटेड इन केस ऑफ कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ वोट फोल्ड। अगर 1/6 वोट्स उसको नहीं मिलते हैं तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा, जो 15,000 रुपये की जमा होती है RBI की। 1997 से पहले क्या था, नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स 10 हुआ करते थे, 10 से 50 कर दिया गया, और सिक्योर डिपॉजिट 2500 रुपये से 15,000 रुपये कर दिया गया 1997 में। बिकॉज उस टाइम नॉन सीरियस कैंडिडेट्स भी इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, उसको डिस्करेज करने के लिए अमेंडमेंट किया गया 97 के बाद। ये तो था क्वालिफिकेशंस। अभी आता है ओथ्स। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज और हर ऑफिस द प्रेसिडेंट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन उसको
लेनी पड़ती है, उसको सब्सक्राइब करनी पड़ती है। इन हिज ओथ प्रेसिडेंट स्वेयर्स दैट टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। ये 3 वर्ड आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि उसकी ओथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के रिगार्डिंग जो 3 वर्ड हैं उनका ऑर्डर बताइए। तो प्रिजर्व पहले आता है, फिर प्रोटेक्ट, देन डिफेंड। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में बहुत कन्फ्यूजन आता है कि फिर हमें एक्स्ट्रा कुछ जगह देते हैं, जैसे हमने इंटीग्रिटी लगा दिया, साथ में सोवरेनिटी लगा दिया, लेकिन वो सब नहीं है। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। उसके अलावा तीसरा ओथ क्या है उनका, टू डिवोट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये 3 ओथ हैं जो प्रेसिडेंट्स लेता है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ हरसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आता है कि जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, या तो वो खुद दिलाते हैं, अगर उनकी एब्सेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा जो अवेलेबल होगा वो प्रेसिडेंट्स को ओथ दिलाएगा। तो ये भी प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। प्रेसिडेंट का ओथ मॉनिटर कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनकी एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज जो होगा अवेलेबल वो करवाएगा। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ ऑफ अफर्मेशन। ये इसलिए कि अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, प्रेसिडेंट की जगह कोई अनदर पर्सन एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहा है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी काम करते हैं, तो उनको भी सेम प्रेसिडेंट की ओथ लेनी पड़ती है। ये तो हमने क्वालिफिकेशंस और ओथ के बारे में पढ़ा। अब कंडीशंस हैं कुछ प्रेसिडेंट ऑफिस को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस। क्या क्या कंडीशंस हैं, ही और शी शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। किसी हाउस के दोनों हाउस के मेंबर्स नहीं होना चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेचर का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों हाउस का मेंबर है, दोनों हाउस में से किसी एक का मेंबर है या स्टेट असेंबली का मेंबर है, तो उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा जैसे ही वो प्रेसिडेंट के ऑफिस में एंटर करता है। तो ये कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन है कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। तीसरा क्या है, ही और सी इज एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज़ ऑफ हिज और ऑफिशियल रेजिडेंस राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट ऑफिस में जो कैंडिडेट है वो एंटाइटल है राष्ट्रपति भवन का एज एन ऑफिशियल रेजिडेंस, उसके लिए उसको कोई रेंट पेमेंट नहीं करना। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन है, ही और सी इज़ एंटाइटल टू सच इमोलमेंट्स, अलाउंसेज, प्रिविलेजेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट के जो इमोलमेंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, जो भी प्रिविलेज है, वो कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि प्रेसिडेंट के जो अलाउंसेज है वो डिटरमाइन करता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, हिज और हर इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी डिमिनाइज्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। उसकी टर्म ऑफिस के तहत जो भी अलाउंसेज इमोलमेंट्स मिलते हैं उनको आप डिमिनाइज नहीं कर सकते, उनको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो ये भी कंडीशन है। ये तो 5 कंडीशन है जो प्रेसिडेंट ऑफिस की। नेक्स्ट आता है 2018 में क्या हुआ था, पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम 1.5 लाख टू 5 लाख पर मंथ। जबकि 2008 में क्या था, पेंशन ऑफ रिटायर्ड प्रेसिडेंट 3 लाख से बढ़ाकर इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख पर एनम टू 50% ऑफ हिजर सैलरी पर मंथ। जो लास्ट उसकी पर मंथ सैलरी रहेगी उसका 50% दिया जाएगा। इन एडिशन द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आर एंटाइटल टू फर्निश रेजिडेंस, फ़ोन फैसिलिटीज़, कार, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रैवल फैसिलिटीज़, सेक्रेटरी स्टाफ, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सब का उनको एंटाइटल थे। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल टू अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़। ही और सी एन्जॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर रहकर जो भी ऑफिस सेलेक्ट करते हैं उसके लिए वो पर्सनल इम्यूनिटी है फ्रॉम लीगल। वो कोर्ट्स में लायबल नहीं है किसी एक्शन के लिए, या उनके किसी एक्ट को लेकर आप उसको कोर्ट में प्रोसीडिंग्स के तहत ला नहीं सकते। ड्यूरिंग हिज हर टर्म ऑफ ऑफिस ही सी इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत उनको लाया नहीं जा सकता, इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट।
ही और सी कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजेंट हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस। 2 महीने की नोटिस के बाद उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हो। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर सकते उनके ऑफिसर एक्ट के तहत। सिविल प्रोसीडिंग्स आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 2 महीने का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया प्रेसिडेंट के ऑफिस के बारे में और उसकी पेंशन सैलरी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म, इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी के बारे में। तो प्रेसिडेंट ऑफिस का टर्म कितना होता है? प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल का उसका टर्म है जिस डेट से वो ऑफिस में एंटर करता है तब से। हाउएवर ही सी कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम ऑफ बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। 5 साल का उनका टर्म है, लेकिन वो पहले भी रिजाइन कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एक रेजिग्नेशन लेटर देकर। ही और सी कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टर्म, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। एक मेथड है जिसके तहत प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड, उसकी टर्म जो 5 साल की उसके आगे भी वो ऑफिस होल्ड कर सकता है जब तक उसका जो सक्सेसर है वो एज्यूम नहीं कर लेता चार्ज, तब तक प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ही और सी इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑफ दैट ऑफिस, और ही और सी मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी ही बार किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट लाइन है बिकॉज जहाँ अगर आप यूएसए का व्यू देखेंगे तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो उसका टर्म है ओनली 2 बार ही उसको बनाया जा सकता है, उसके बाद उसको दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनाया जा सकता। ऐसा केस इंडिया में नहीं है। यहाँ पे आप कितनी भी बार उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। अब आते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन आपको याद रखनी है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उसको इम्पीच किया जाता है। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन मेंशन है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप उसको इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब, इसका जो मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है। द इम्पीचमेंट चार्जेस जो है कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है, किसी भी हाउस में उसके इम्पीचमेंट चार्जेस आप इनिशिएट कर सकते हैं। इन चार्जेस को इनिशिएट करने से पहले जिस भी हाउस में आप इनिशिएट कर रहे हैं उस हाउस के 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए। मान लीजिए आप लोकसभा में कर रहे हैं तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में करें तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स का आप सिग्नेचर लीजिए। उसके बाद इसको इनिशिएट कीजिए। द हाउस दैट फ्रेम द चार्जेस, उसके बाद 14 डे नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। फिर अगर इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास होता है, उस रेजोल्यूशन पास होने के लिए मेजोरिटी चाहिए। वो मेजोरिटी है स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उसके बाद अगर पास होता है रेजोल्यूशन तो वो अदर हाउस को भेजा जाता है, दूसरे हाउस को भेजा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो चार्जेस फर्स्ट हाउस ने जो भी चार्जेस लगाए उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सेकंड हाउस में उस रेजोल्यूशन को भेजा जाता है। ठीक है। द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू अपीयर। जब सेकंड हाउस में उसको भेजा जाता है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को राइट है, वो वहाँ पे अपनी प्रोसीडिंग्स के लिए अपीयर हो सकता है या उसके बिहाफ पे कोई और अपीयर हो सकता है। इफ़ द अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासेज द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन विद स्पेशल मेजोरिटी, जो 2/3 मेजोरिटी है। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस ने मेजोरिटी से पास करके उसको रेजोल्यूशन को भेजा सेकंड हाउस में प्रेसिडेंट अपीयर हो सकते हैं। अगर सेकंड हाउस भी चार्जेस को रखता है और स्पेशल मेजोरिटी से क्या करता है, वो उस रेजोल्यूशन को पास कर देता है, तो उस दिन से प्रेसिडेंट रिमूव माना जाता है। जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिमूव माना जाता है। अब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस आप कैसे करेंगे? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट हाउस, एक हाउस इसमें चार्ज लगाता है और दूसरा हाउस इसमें इन्वेस्टिगेट करता है, तो इसलिए क्वासी जुडिशियल नेचर का है। अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट इंडिया के में
नहीं किया गया है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में कि कौन से प्रेसिडेंट को इम्पीच किया, तो अभी तक आप याद है कि किसी प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट नहीं हुआ। इसके बाद था वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफिस में कैसे कैसे वैकेंसी जनरेट हो सकती है, कैसे। तो पहला केस है ऑन द एक्सपायरी ऑफ टीनियर ऑफ 5 ईयर, 5 साल का टीनियर खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली उसमें वैकेंसी जनरेट हो जाती है। दूसरा है अगर उसने रेजिग्नेशन दे दिया। तीसरा है इम्पीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया। और चौथा है अगर डेथ हो गई। पांचवा अगर उस पोस्ट के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये 5 तरीके से प्रेसिडेंट ऑफिस में वैकेंसीज हो सकती है। जब वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ सिटिंग प्रेसिडेंट, 5 साल टर्म होने की वजह से उसमें वैकेंसी जनरेट होती है, तो उस वैकेंसी को भरने के लिए उसकी टर्म के ख़त्म होने से पहले इलेक्शन कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। इफ़ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, अगर मान लीजिए रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज इनकी वजह से अगर ऑफिस में वैकेंसी जनरेट होती है तो उस वैकेंसी को विद इन 6 मंथ्स, जब से वो क्रिएट हुई तब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। और न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स रिमेन इन द ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट। मान लीजिए 2022 में इलेक्शन हुए, 2026 में मान लीजिए इलेक्शन होते हैं, 2 साल बाद 2028 में प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या कुछ पे रेजिग्नेशन देता है, तो उसमें क्या, उस केस में क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। मान लीजिए 2028 जनवरी में वैकेंसी हुई तो 2028 जून में आपको इलेक्शन कराने हैं। उसके बाद जो भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट आएगा, जैसे मान लीजिए 2026 में आया था, उसका 5 साल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, 2028 से फिर वापस से उसका 5 ईयर का टर्म स्टार्ट होगा। तो ये आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है। जो न्यूली इलेक्ट प्रेसिडेंट होगा वो अपना 5 साल कंप्लीट करेगा जब से उसने चार्ज लिया है। व्हेन अ वैकेंसी अकर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, द वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट जब तक न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होते। अगर सिटिंग प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल है डिस्चार्ज हिज फंक्शन ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस और एनी अदर कॉजेज, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शंस अंटिल द प्रेसिडेंट रिज्यूम ऑफिस। मान लीजिए एब्सेंस की वजह से तबीयत ख़राब है, प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं जब तक प्रेसिडेंट अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं कर लेते। इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वैकेंट, मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी उस टाइम पर, उस पीरियड में वैकेंट है, तो उस पीरियड में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या उनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट का है जो भी अवेलेबल है, वो एक्ट एज ए प्रेसिडेंट काम करेगा। तो यहाँ तो वैकेंसी और प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफिस के बारे में था। इसके बाद इसकी आती है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। पॉलिटिक्स को हम कवर करेंगे, फिर हम एथिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।